अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन फारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अब ये इजाफी मुताला शुरू हो रहा है, जिसमें हम 3 अफसानों के बारे में आपको सवाल जवाब भी देंगे और वो कहानियों को भी सरसरी तौर पे यानी उसका खुलासा बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको उसका खुलासा दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये इजाफी मुताला है, मुख्तसर अफसाने हैं यहाँ पर, जिसमें कहानी कहने और सुनने की रिवायत कदीम ज़माने से कायम है। मुख्तसर अफसाना उसी कदीम कहानी की जदीद शक्ल है, अगरचे इसकी मौजूदा हैत यानी फॉर्म हमने मगरिब से ली है, मगर आज मुख्तसर अफसाने उर्दू अदब की एक मकबूल तरीन सिन्फ तस्लीम की जा चुकी है। मुख्तसर अफसाने में ज़िंदगी के किसी एक पहलू या किसी एक वाक़ये को एजाज व इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है, जिसमें प्लॉट होता है और किरदार होते हैं, मुकालमे, नुक्ता नज़र। मैं यहाँ पे पेन ले लेती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, प्लॉट होता है, किरदार जिसमें होता है, मुकालमे, नुक्ते नज़र, पस मंज़र, ज़ुबान व बयां की शस्तगी मुख्तसर अफसाने के अज्जाए तरकीबी हैं। इन अज्जा के तवाज़न और तनासुब से अफसाने की तश्कील होती है। बदलते हालात के ज़ेरे असर अफसाने की तकनीक में कई तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन इन तब्दीलियों के बावजूद आज भी मुख्तसर अफसाना उसी बयानिया की बुनियाद पर खड़ा नजर आता है जिसकी दाग बेल 100 बरस पहले प्रेमचंद ने डाली थी। तो यहाँ महाराष्ट्र के 3 मुंतखब अफसाने निगारों के निगारिशात पेश की जा रही हैं। महाराष्ट्र की रियासती जुबान मराठी है, मगर यहाँ की इस तारीख व सकाफत में उर्दू जुबान व अदब का भी खासा हिस्सा है। खास तौर पर मुंबई और उर्दू मुख्तसर अफसाने की एक मुस्तकिम रिवायत इब्तिदा से कायम है। मुंबई और महाराष्ट्र के दिगर इलाकों और शहरों के अफसान निगारों में वहाँ की बोली, टोली, मुआशरत और रस्म रिवाज के असरात नुमाया हैं। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ इजाफी मुताले के तहत तलबा के मयार और मिजाज को जहन में रखते हुए ऐसे 3 अफसानों का इंतखाब किया गया है जिनके मुताले से तलबा उर्दू अफसाने के अमूमी सूरत हाल से वाकिफ हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों मैं आपको सरसरी तौर पर ही ये सुनाऊंगी, यानी कि ये जो कहानी है, अफसाना है, ये आखिरी ख्वाहिश, ये नंबर 1 वाला है और जिसे लिखा है अनवर कमर ने। तो यहाँ पर हम जान पहचान में जानेंगे उनके बारे में। अनवर कमर 5 फरवरी 1941 को नासिक में पैदा हुए। मुंबई में तालीम हासिल की। 30 बरस तक कैटरिंग के पेशे से वाबस्ता रहे। 1970 के बाद के अफसाना निगारों में उनका एक मुनफरिद और नुमाया मुकाम है। उन्होंने अपने अफसानों में समाज की मुतवसत और निचले मुतवसत तबके के नादार, मजलूम और मजबूर अफराद के मसाइल को निहायत चाबुक दस्ती से पेश किया है। इंसानी नफ्सियात की गिरह कुशाई में उन्हें खास दस्तरस हासिल है। जिंदगी और समाजी मसाइल से जुड़े उनके अफसानों में सियासी और मुआशरती बसीरत के साथ रमजियत और हुशारियत का पहलू भी बहुत नुमाया है। चांदनी के सुपुर्द, चौपाल में सुना हुआ किस्सा, कलर ब्लाइंड और जहाज पर क्या हुआ इनके अफसानों के मजमूए हैं। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी ने उन्हें इनाम से नवाजा है। आखिर ख्वाहिश, यहाँ पे जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं अफसाना, वो आखिरी ख्वाहिश है। अनवर कमर के चौथे मजमूए यानी जहाज पर क्या हुआ में शामिल है। अफसाना बज़ाहिर सादा स्लोब में लिखा गया है। सजाए मौत पाने वाले किरदार की आखिरी ख्वाहिश भी बहुत मामूली है, मगर इस मामूली ख्वाहिश के पस पर्दा इंसानी जिंदगी की अलमनाकी, बेवकती और महरूमी को इन फनकाराना खूबी के साथ पेश किया गया है कि अफसाने के किताब पर कारी तड़प उठता है। अपनी सादगी और पुरकारी के सबब यह अफसाना कारी के जहन पर नक्श हो जाता है और यही इन अफसाने की खूबी है। तो यहाँ पर देखिए, अफसाना शुरू हो रहा है बच्चों। यहाँ से आप इसे पढ़िए और वीडियो को रुका रुका के पढ़िएगा ताकि आपको ये समझ में आए। और मैं इस तरह से इसे धीरे धीरे ऊपर करते जा रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से रुका रुका के पढ़िए। अगला है ये वाला पेज। मैं इसका यहाँ पर आपको अफसाने का खुलासा भी बता दूंगी, पहले आप इस तरह से पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा।
और समझ में आएगा। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है ये अफसाना, बहुत आपको जैसे सोचने पे मजबूर कर देगा, इतना अच्छे से इन्होंने लिखा है। मुझे भी ये बहुत पसंद आई। मैं चाहती हूँ आप लोग इसे अच्छे से गौर से पढ़िए, समझिए, और फिर इसका मैं खुलासा आपको बताती हूँ, और इससे दिए गए जो सवाल जवाब हैं वो भी हम फिर मुकम्मल करेंगे आखिर में। तो यहाँ पर जो अफसाने का खुलासा है वो है कि इस अफसाने का मरकजी जो किरदार है वो, देखिए यहाँ तक कि ये मुकम्मल हो गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो अफसाने का खुलासा है, इस अफसाने का मरकजी किरदार परमा उड़ीसा के जंगलों में बेकसी और आदिवासी कबीले का एक फर्द है। उसे एक अंग्रेज के कत्ल की पादाश में सजाए मौत सुनाई गई है। फांसी पर लटकाए जाने से पहले उससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई और उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बड़ी अजीब व आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। वो कहता है कि फांसी पर लटकाने से पहले उसे बहुत सारा दाल चावल यानी दाल भात खाने को दिया जाए। बज़ाहिर ये ख्वाहिश बहुत मामूली है, मगर उसके पस पर्दा इंसानी जिंदगी की अलमनाकी, बेवकती और महरूमी के कर्ब को महसूस किया जा सकता है। फांसी से एक दिन कबल परमा के सर से बाल उतारे जाते हैं, दाढ़ी बनाई जाती है और उसे कैदियों के नई वर्दी पहनने को दी जाती है। कोई इसके मजहब से वाकिफ नहीं है। परमा खुद भी नहीं जानता कि वो किस मजहब का पैरोकार है। चुनांचा मौलवी, पंडित और बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो बुलाए जाते हैं। वो परमा को आखिरत से भरोसा रखने और गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ मांगने का मशवरा देकर चले जाते हैं। वो रात परमा पर भारी है। वो रात भर जागता है। उसे अपनी जिंदगी की सख्त और शादमानी के दिन याद आते हैं। फांसी खड़ी होने से पहले उसे पेट भर दाल भात खिलाया जाता है। खाना खाने के बाद वो अपनी तमाम चीजें जो उसने सुपरिटेंडेंट की कस्टडी से इल्तिजा करके मंगवाई थी, खाने के बर्तनों के तरफ सजा कर रखता है। तड़का होने से कब्ल यानी सुबह होने से पहले ही जब उसे फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जाता है, तब वो सुपरिटेंडेंट से कहता है कि सरकार, मेरी लाश लेने के लिए मेरी बीवी, बेटी और भाई आएंगे, तो इन चीजों के साथ ये खाना भी उन्हें दे दीजिएगा। यहाँ अफसाना जो है वो खत्म हो जाता है और कारी जो है इंसानी जिंदगी के इस अलमियों को महसूस करता रह जाता है कि इंसानी जिंदगी बाज वक्त हालात में किस कदर मजबूर होती है कि इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी जिंदगी भर तड़पता रह जाता है और इसी एहसास महरूमी के साथ एक दिन मर जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर अब हम इस अफसाने का सवाल जवाब भी मुकम्मल कर लेते हैं। तो मैं आपको सवाल जवाब दे रही हूं। तो यहाँ पर देखिए, इजाफी मुताले में लिखा है कि याद रखिए सवाल नंबर 3 में ड्रामे की मतीन पर मबनी, मैं जरा पेन भी ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। हाँ, मतीन में ड्रामे के मतीन पर 3-3 नंबरात के 3 सरगर्मियां दी जाएंगी। इनमें से 2 सरगर्मियां जो है वो मुकम्मल करना मुतवक्के है। ये सरगर्मियां जाती राय और इजहार ख्याल पर मबनी होंगी। तो इस तरह से सवाल जवाब आएंगे। तो हम चलिए इसके सवाल जवाब को देखते हैं। यहाँ मश्की सरगर्मियां और जवाबात भी हैं। तो पहला सवाल है कि दर्जे झेल सरगर्मियां हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करिए। तो पहला सवाल है कि फांसी पर लटकाने से पहले आखिरी ख्वाहिश से मुतालिक पूछे जाने के बारे में अपनी राय का इजहार करिए। आपको इसकी राय देना है। तो बच्चों, सबक में जो अफसाना दिया है उसे जरूर पढ़ लीजिए जो मैंने ऊपर दिया। उसके बाद आप इसको अपने आप से जवाबात लिख सकेंगे, लेकिन जवाबात यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं कि आखिरी ख्वाहिश के मुतालिक पूछना मजहब मुआशरे की एक मुजाहिका खेज रस्म है। इंसान की कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि एक ख्वाहिश पूरी होते ही एक नई ख्वाहिश पैदा होती है और इंसान के तादम मर्ग ये सिलसिला जारी रहता है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, परमा ने 5 शेर का पत्थर उठाकर अंग्रेज शिकार के मस्तक पर दे मारा, वजह बयान करिए। तो आपको यहाँ पर मारने की वजह बयान करना है। तो जवाब है, अपनी बेटी की ख्वाहिश की तकमील के लिए परमा हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था, मगर अंग्रेज शिकारी ने उसे अपनी गोली का निशाना बनाया। परमा ने हिरन की तड़प और आंखों में गम व हसरत का धुआं उठता देखा तो उसे गुस्सा नहीं बल्कि उसे एक ख्याल आया कि उसने वहां पर पड़ा हुआ 5 शेर का पत्थर उठाकर अंग्रेज शिकार के मस्तक पर दे मारा। अब तीसरा सवाल है यहाँ पर,
परमा के अपने मजहब से वाकिफ ना होने के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। तो जवाब है, परमा जंगलों में बसे आदिवासियों के कबीलों में से किसी एक का फर्द था। महजिब इंसानों की दुनिया से उसे दूर कभी वास्ता नहीं था। वो जंगल में जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहा था, इसीलिए वो तहजीब व धर्म से नाबल्द था। बस वो अपने कबीले वालों के साथ जीने के तग व दूध में लगा हुआ था, इसीलिए उसका मजहब से ना वाकिफ होना कोई ताज्जुब खेज अम्र नहीं है। अगला सवाल चौथा है, तो साहब इन चीजों के साथ ये खाना भी उनको दे दीजिएगा। अफसाने के इस इख्तितामी जुमले से मुतालिक अपनी राय का इजहार करिए। तो यहाँ भी बच्चों आपको अपनी राय से ही ये जवाब लिखना है, पर जवाब यहाँ हम दे रहे हैं। खाना परमा के लिए पकाया गया था। पेट भर खाने के बाद जो खाना बच गया था वो उसी का है, इस बात का उसने इत्मीनान कर लिया था। वो चाहता था कि वो अपनी सारी चीजें बशमूल खाना अपने लोहाकीन के सुपुर्द करे। मुमकिन है उसे इस बात का इत्मीनान हो कि मरने के बाद भी वो अपनों के काम आएगा और उनकी भूख मिटाने का जरिया बनेगा। पांचवा सवाल है यहाँ पर, क्या वाकई में परमा जो है वो कसूरवार था? अपनी राय दीजिए। तो यहाँ भी आपको अपनी राय देना है। तो जवाब यहाँ हम दे रहे हैं, परमा ने अंग्रेज शिकारी के सर पर इस तरह पत्थर मारा कि वो मर गया। इस बिना पर वो वाकई कसूरवार था। अंग्रेज ने इसका जाती नुकसान नहीं किया था, इसके बावजूद परमा ने उसे मार डाला, इसलिए परमा उसका कातिल था। लेकिन जब हम परमा की हरकत के सबब पर नजर डालते हैं तो इसका कसूरवार होना मशकूक हो जाता है। दरअसल परमा अपनी बेटी के लिए हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन इस अंग्रेज ने उसे हिरन को गोली मार दी थी। हिरन की तड़प और उसके आंखों की दहशत ने परमा को मुतासिर किया। दूसरे ये कि वो अपनी बेटी को जिंदा हिरन देने में नाकाम रहा और इसका सबब वो अंग्रेज था। इस वजह से परमा का अंग्रेज को कत्ल करना दुरुस्त मालूम होता है। हालात का जायजा लेने पर मेरी राय है कि परमा जो है वो कसूरवार नहीं है। अब ये इसका आखिरी सवाल है यहाँ पर, छठा, अफसाने की उन्वान मौजू है या नहीं, दोनों के लिए वजह बयान करिए। तो जवाब है, अफसाने का उन्वान बिल्कुल मौजू है। यूं भी जिसे फांसी पर चढ़ाया जाता है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन यहाँ परमा ने जिस आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया है उसने उन्वान की मानवियत को दो चंद कर दिया है। परमा जिस इलाके में कबीले से ताल्लुक रखता है वहाँ गरीब आम है, अक्सर औकात उन्हें पेट भर खाना नसीब नहीं होता, इसीलिए परमा पेट भर दाल भात खाने को अपनी आखिरी ख्वाहिश करार देता है। परमा ज्यादा खाना बनवाता है ताकि जो खाना बच जाए वो उसके खानदान वालों को मिल जाए और वो लोग भी दाल भात का खा सके। इस वजह से ये उन्वान बिल्कुल मौजू है। तो बच्चों यहाँ पर इस अफसाने यानी पहला जो अफसाना है आखिरी ख्वाहिश वाला वो यहाँ पे खत्म होता है। तो हम अब इसका दूसरा इस अफसाना हम दूसरा देखेंगे। तो यहाँ पर उसका दूसरा अफसाना है, देखिए ये है दूसरा अफसाना। दूसरा अफसाना 19 मार्च 2150 और जिसे लिखा है नूरुल हसनैन ने। अब जान पहचान में हम जानेंगे कि नूरुल हसनैन 19 मार्च 1950 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद नूरुल हसनैन नक्शबंदी है। उन्होंने उर्दू से एमए किया है। चंद साल तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे। बाद में आकाशवाणी में अनाउंसर की फराइज अंजाम देते रहे। सिमटते दायरे, मोरे रक्स और तमाशाई, गढ़ी में उतरती शाम और फकत बयां तक उनके अफसानों के मजमुए हैं। बच्चों के लिए कहानियां और ड्रामे भी लिखे हैं। अहंकार, ऐवानों के ख्वाबिदा चिराग और चांद हमसे बातें करता है नावल हैं। उनकी किताबों पर कई इनामात मिल चुके हैं उन्हें। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी ने उन्हें शाह सिराज औरंगाबादी रियासती इनाम से भी नवाजा है। नूरुल हसनैन के नावलों और अफसानों में माजी की सदाए बाजगश्त वाज़ेह तौर पर सुनाई देती हैं। उन्होंने अपने अफसानों के मौज़ूआत अपने इतराफ़ की मुआशरती, तहजीबी और रोमानवी ज़िंदगी से अखज़ किए हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की पासदारी भी उनके अफसानों का एक अहम मौजू है। उर्दू में साइंस फिक्शन पर बहुत कम लिखा गया है। तो ज़ेर नज़र अफसाना 19 मार्च 2150 में नूरुल हसनैन ने बड़ी मुहारत से साइंस और टेक्नोलॉजी की इर्तिकाई सूरत को पेश किया है। साथ ही अफसाने में इस अम्र की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है कि कहीं तरक्की की जुनून में हम पुराने जमाने के साले कदरों को तो फरामोश नहीं करते जा रहे हैं।
तो यहाँ से बच्चों देखिए ये अफसाना दूसरा जो है वो शुरू हो रहा है। तो आप इसे पूरा पढ़िए और अच्छे से समझिए ताकि आपको सवाल और जवाब भरने में आसानी हो। तो इस तरह से आप रुका रुका के वीडियो को पढ़ लीजिए। तो हम इस तरह से आपको पूरा दे देते हैं और उसके बाद हम इसका सवाल जवाब भी आपको देंगे। यहाँ पे अफसाने का खुलासा मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी। वीडियो को रुका रुका के आप पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, तो आप जवाबात दे सकेंगे। अब यहाँ पे अफसाने का खुलासा है कि 19 मार्च 2150 में तस्वुराती अफसाना है ये। साइंस के मयूर अकुल एजाद के पेश नज़र महज अब मफरूजे के बुनियाद पर अफसाना लिखा गया है। खिज़र मियाँ अफसाने का मरकजी किरदार है और 5771 मंजिला फलकपोश इमारत के एक फ्लैट में तन्हा रहता है। अब यहाँ पर आप पढ़ के भी देखिएगा और मेरा सुनते भी रहिए। बीवी सैयारा प्लूटो के किसी शहर में डॉक्टरी कर रही हैं। बेटा उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी बीवी बच्चों के साथ मरीज पर बुदोबाश इख्तियार किए हुए। उसकी 166वीं सालगिरह है, मगर जश्न मनाने और उसे मुबारकबाद देने के लिए घर पर कोई फर्द नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर पढ़ते रहिए और मेरा सुनते रहिए। वो बरसों से तन्हा जिंदगी बसर कर रहा है। पोता पोती चांद के किसी स्कूल में जेरे तालीम है। उन्हें दादी का पैगाम मिलता है कि जाओ और जाकर दादा की सालगिरह सेलिब्रेट करो। वो आनन फानन आ जाते हैं, अपने साथ बहुत कुछ लेकर आते हैं, मगर उन्हें यहाँ के तौर तरीकों का इल्म नहीं है। दादा उन्हें समझाता है, फिर बातों का सिलसिला चढ़ पड़ता है। अब यहाँ पर आखिरी देखिए, ये इतना हिस्सा है, आप इसे पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए और इससे भी सुन लीजिए। उस गुफ्तगू के जरिए अफसाना निगार ने ये बताने की कोशिश की है कि इन बच्चों को किर्रा अर्ज की बहुत सारी बातों का इल्म नहीं है। वो ना खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं, ना अनाज के बारे में, ना उन्हें मजहब का इल्म है, ना तेज त्योहारों का, ना जज्बात है, ना एहसासात है। पूरी नस्ल इंसानी निज़ाम शमशी में फैल चुकी है। रिश्ते अपनी अहमियत खो चुके हैं। तजस्सुस और रकाबतें दम तोड़ चुकी हैं। कोई गैबी ताकत पूरे आलम पर हुकूमत कर रही है। ना कोई कानून है, ना कोई गिरफ्त है। अच्छाई बुराई और जुर्म व सजा का तस्वुर मिट चुका है। बच्चों के कहने पर खिज़र मियाँ खिचड़ी पकाकर उन्हें खिलाता है। उन्हें खिचड़ी का जायका भाता है। इससे पहले वो खाने के नाम पर गिजाई टैबलेट खाते रहते थे। वो अपने दादा से पूछते हैं कि क्या हम दोबारा इस तरह के खाने पकाकर नहीं खा सकते। दादा कहता है खा तो सकते हैं, मगर अब खेती बाड़ी कौन करेगा। पोता बड़े एतमाद से कहता है दादा जान ये काम मैं करूंगा। खिज़र मियाँ बहुत बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से अपने पोते को देखता है। उसे अपने पोते से अजीम तरीन तरक्की याफ्ता दौर का आदम सानी दिखाई देता है। वो कहता है कि मेरे लाल, आज इंसान तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ सारी कायनात में फैल गया है। तुम्हारी मंजिल का रास्ता मुराजात में नहीं, बल्कि इस कहकशा में है जिसका रास्ता तुम्हें खुद ही तलाश करना है। बेटे अब वापसी का कसद करो, यानी वापस चले जाओ। तो यहाँ पर हमारा जो है ये दूसरा जो अफसाना है वो भी मुकम्मल हुआ। तो चलिए इसके सवाल जवाब भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये दूसरा अफसाना है और इसी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला सवाल देखेंगे। इसी बेसिस पे पहले मैं पेन ले लेती हूँ और आपको इससे मुतालिक जवाबात देंगे, कुछ अंडरलाइन भी करते रहेंगे। तो पहला सवाल है कि किसी शख्स के बरस तक अकेले रहने के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। तो जवाब है कि इंसान समाजी जानवर है। वो हमेशा अपने हम जिन्सों के साथ रहना पसंद करता है। अपने अफराद से अलग थलग रहना उसके लिए बासे कोफ्त होता है। तन्हाई उसे वहशत और जहनी इख्तिला में मुब्तला कर देती है। अकेला रहना सुहाने रूह है। कोई भी इंसान अपनों से दूर या अपनों के बगैर अकेले जिंदगी गुजारना बिल्कुल पसंद नहीं करता। दूसरा सवाल है कि दादा जान यानी खिज़र मियाँ की बातें जो बच्चों को हैरत अंगेज मालूम हो रही थी, इसके बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। तो बच्चों इसीलिए आपको ऊपर दी हुई कहानी को वीडियो रुका रुका के पढ़ना है ताकि आप अच्छे से पहले समझ सकें, पर यहाँ पे जवाब हम दे रहे हैं। तो बच्चे जिस माहौल के परवरदा हैं इसमें गिजाई अजनास का तस्वुर नापैद है।
वो बेइंतहा तरक्की याफ्ता दुनिया के बाशिंदे हैं। वहां शिकम सहरी के लिए यानी खाना, जब उनको खाना होता है ना तो वो क्या खाते हैं, टेबलेटें खाते हैं, यानी एक दवाइयों के जरिए खाना खाते हैं। तो इस टेबलेटें इस्तेमाल कर की जाती हैं, इसीलिए खेती बाड़ी और अनाज पकवान की बातें उनके लिए हैरानकीन है। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि मजहब एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस जुमले के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। तो जवाब है, मजहब इंसान को जीने का शऊर और सलीका सिखाता है, इंसानी और इखलाकी कदरों से रोशनास कराता है, खैर और शर में तमीज़ करना सिखाता है, एक दूसरे के तई हकूक व फ़राइज़ से आगाह करता है। गोया मजहब एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मजहबी तालीमात से रूगिरदानी करके मजहब के असूल व जवाबत को पामाल करके इंसान कभी सुख चैन और इत्मीनान की जिंदगी बसर नहीं कर सकता। चौथा सवाल है, ये खेती बाड़ी क्या होती है? खिज़्र मियाँ के जवाब को अपने लफ्जों में बयान कीजिए। तो जवाब है, खिज़्र मियाँ ने अपने पोते को बताया कि जमीन के एक बड़े हिस्से पर खेत होता है, बालियां धूप में पक जाती हैं तो किसान उन्हें तोड़कर एक जगह जखीरा करता है। इन बालियों से अनाज अलग किया जाता है, उसे साफ करके बोरों में भरकर बाजार ले जाया जाता है। लोग अनाज खरीदते हैं, अनाज के को घर लाकर चूल्हे पर पकाते हैं, मजे मजे के पकवान बनाते जाते हैं और सब उन्हें शौक से खाते हैं। पांचवा सवाल है कि अपने पोते से रोशन को अजीम तरीन तरक्की याफ्ता दौर का आदम सानी कहने का सबब बयान करिए। तो यहाँ पर आपको सबब बयान करना है। जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजकर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आबाद फरमाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अता किरदा इल्म की मदद से जमीन में फसलें उगाई थी। इस तरह किर्रे अर्ज पर खेती बाड़ी का चलन शुरू हुआ था। अजीम तरीन तरक्की याफ्ता दौर में लोग खेती बाड़ी से नाबल्द थे, मगर खिज़्र मियाँ के पोते रोशन ने खेती बाड़ी करने का इरादा जाहिर किया था। गोया इस दौर में खेती बाड़ी का चलन शुरू होने को था, इसीलिए खिज़्र मियाँ ने रोशन को अजीम तरीन तरक्की याफ्ता दौर का आदम सानी कहा। छठा सवाल है कि आपकी राय में अफसाना दिलचस्प है, गैर दिलचस्प है, यानी दिलचस्प है कि गैर दिलचस्प है, की वजूहात लिखिए। तो जवाब है कि मेरी राय में अफसाना दिलचस्प है। साइंस की हैरत अंगेज इजादात और टेक्नोलॉजी अजीब व गरीब नक्शा खींचा है जो यकीनन मशहूर किन है। अगरचे अफसाना में तस्वुराती बातें पेश की गई हैं, लेकिन इनमें से बाज बातें आज की हकीकत है, जैसे ग़िज़ाई टैबलेट, खुला में जाने वाले जो ग़िज़ाई कैप्सूल्स होते हैं इस्तेमाल करते हैं, वो दाल भात या चिकन मटन नहीं खाते। आज हमारे साइंसदान चांद और मरीख पर जा रहे हैं, दूसरे सैयारों और सितारों के मालूमात में इजाफा हो रहा है। अफसाना निगार ने अपने तुखैल की मदद से 100 साल के बाद का दुनिया का जो नक्शा पेश किया है, इसमें यकीनन कशिश है। सातवां सवाल है कि खिज़्र मियाँ के अफराद खाना की मुख्तसर मालूमात दीजिए। तो जवाब है, खिज़्र मियाँ जमीन पर रहते हैं, उनकी बीवी प्लूटो के शहर जमजम में रहती हैं, वो डॉक्टर हैं। उनका एक बेटा है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ मरीख के किसी दौर अफ्तादा बस्ती में रहता है। उनका एक पोता है रोशन, और जिसकी उम्र 12 साल है, और उनकी एक पोती है रोशनी जिसकी उम्र 8 साल है। ये दोनों चांद के एक स्कूल में पढ़ते हैं, गर्जे के इनका पूरा खानदान बिखरा हुआ है। तो ये भी यहाँ पर हमारा जो दूसरा अफसाना है ये भी खत्म हुआ। तो चलिए अब हम तीसरा अफसाना के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम तीसरा अफसाना को पढ़ के पहले देख लेते हैं। तीसरे अफसाने का नाम है डाकू तय करेंगे। देखिए तीसरा ये अफसाना है जिसे मीम नाग ने लिखा है। तो जान पहचान में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। मीम नाग का असल नाम सैयद मुख्तार है। वो 1 जुलाई 1950 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव साराबा में पैदा हुए। वो नागपुर में पले बड़े, तालीम हासिल की और रोजगार की तलाश में मुंबई आ गए और फिर यहीं के हो रहे। उर्दू दुनिया में वो एक मुनफरिद अफसाना निगार की हैसियत से पहचाने जाते हैं। उनके अफसानों की बड़ी खूबी उनका तर्ज निगारिश है। उनके जुमलों की बंदिश सितार पर तने हुए तारों की तरह कसी हुई है। इनकी नस्र में एक खास किस्म का आंग है जो कारी के लहू में एक थिरकन की सी कैफियत पैदा करता है। उनके अफसानों के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं, जिसमें डाकू तय करेंगे, गलत पता और चौथी सीट का मुसाफिर और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के उनके मजमुओं को इनामात से नवाजा गया। वो बतौर सहाफी कई अखबारात से वाबस्ता रहे
और 21 अक्टूबर 2016 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। डाकू तय करेंगे मीम नाग की मुनफरिद लब व लहजे का नुमाइंदा अफसाना है। अफसाने में रेल का मुल्क का इस्तारा बनाया गया है। खौफ, बेचैनी और बेबसी में मुब्तला मुसाफिर मुल्क के आवाम हो सकते हैं, जिन्हें नजर ना आने वाले डाकू ना मालूम मंजिल की तरफ हांके लिए जा रहे हैं। ये डाकू कौन है? मुल्क के बदउनवान सियासतदां हैं या वो नाम निहाद रहनुमा जिनके हाथों में कौम की बागदौड़ है? आगाज से अंजाम तक अफसाने में ऐसा तनाव है कि लम्हा ब लम्हा कारी का इस्तराब बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये पढ़ के समझना है। यहाँ से ये शुरू हो रही है अफसाना तीसरा, सामान बांध लो से। और इस तरह से आप वीडियो को रुका रुका के इसे भी पढ़ के देख लें, समझ के पढ़िएगा, बहुत मजेदार है, अच्छा लगेगा आपको। फिर हम इसका खुलासा भी पढ़ के आपको सुनाएंगे। अब यहाँ पर इसका खुलासा है, अफसाने का खुलासा है यहाँ पे कि डाकू तय करेंगे। मीम नाग के मुनफरिद लब व लहजा का नुमाइंदा अफसाना है। मुल्क के गैर यकीनी हालात, सियासी उथल पुथल और खौफ व हिरास के माहौल को मीम नाग ने बड़े ही फनकाराना अंदाज में पेश किया है। उनके अंदाज में ये रमजियत भी है और शारियत भी है। चश्मा, साड़ी, सलवार, पैंट, धोती, तिलक वाली पेशानी, एक आवाज, सोने की जंजीर वाला गला, हीरे की अंगूठी वाला हाथ, कड़े वाला हाथ, काली टोपी, काला कोट, पहला, दूसरा, तीसरा, कंडक्टर वगैरह अफसाने के किरदार हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझता रहेगा, और मैं यहाँ पे आपको सुना रही हूँ। वगैरह अफसाने के किरदार है जो एक रेल के मुसाफिर है। रेल के मुसाफिर किसी एक मजहब, फिरके या बिरादरी के लोग नहीं होते हैं, भांत भांत के लोग होते हैं। भांत भांत के लोग यानी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब, फिरकों और बिरादरियों से होता है। अफसाना निगार ने बड़े मुबहम अंदाज में इनका जिक्र किया है। रेल इस्तारा है मुल्क का, और रेल के मुसाफिर मुल्क के अवाम हैं और न मालूम मंजिल की तरफ हाके वाली एक मुल्क की बदउनवान जराइम पेशा और खुद गर्ज सियासतदां हैं, जिनके लिए डाकू का इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। मुल्क व कौम की बागदौड़ उन्हीं के हाथ में है। अवाम तो बेचारे मजबूर और बेबस हैं, जिन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनकी मुफाद परस्त लीडरान उन मुल्क व कौम की किस जानिब लिए जा रहे हैं। आगाज से अंजाम तक अफसाने में एक तनाव की सी कैफियत आ रही है। सामान बांध लो, घर नजदीक है। इस जुमले से अफसाने का आगाज होता है, मगर कहने वाला नजर नहीं आता। इस जुमले को अफसाने में कई बार दोहराकर इस्तराब की कैफियत पैदा की गई है। ट्रेन भाग रही है या भगाई जा रही है, किसी सिमत में जा रही है। ये बेसिमती आखिर किस मंजिल पर खत्म होगी? इस तरह के बेशुमार सवालात हैं जो मुसाफिरों को बेचैन किए हुए हैं। कोई कहता है अभी डाकू आएंगे, वही तय करेंगे कि हमारी मंजिल कहाँ है। ऐतराज उठता है कि ये डाकू कौन होते हैं, हमारी मंजिल को तय करने वाले। इस तरह से देखिए, ये भी यहाँ पर पूरा खत्म हो गया है, लेकिन हमारा अभी ये खुलासा पूरा सुन लीजिए। तो कोई कहता है कि डाकू होते हैं, वो एक ताकत होते हैं, वही हमारे नसीब लिखते हैं। अफसाने का आखिरी जुमला बड़ा मानीखेज है। दोस्तों, हम फिर वही लौट रहे हैं जहां से चले थे। डाकू ने बंदूक की नाल पर हमारी मंजिल तय कर दी है और हम सब उसके आभारी हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा भी जो हमारा अफसाना है वो यहाँ पर हमने उसका खुलासा बता दिया। तो चलिए इसके भी सवाल जवाब जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो तीसरा वाला जो है ये सवाल है, देखिए ये डाकू तय करेंगे, और इसे जो है इसका सवाल देखिए यहाँ शुरू हो रहा है। तो हम इसके लिए भी पेन ले लेते हैं ताकि आपको अंडरलाइन कर सके, दिखा सके कोई खास पॉइंट को। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि जब कोई नजर नहीं आता तो मैं भागती ट्रेन से माजी होते मनाजर देखने लगता हूँ। इस जुमले की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, माजी गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। माजी होते मनाजर से मुराद मनाजर के गुजर जाना है। ट्रेन जब दौड़ती है तो ट्रेन के बाहर के मनाजर पीछे की तरफ दौड़ते महसूस होते हैं, माजी लौटकर नहीं आता। इसी तरह गुजरे हुए मनाजर दोबारा आंखों के सामने नहीं आते, रावी उन्हें मनाजर को देखने की कोशिश करता है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, डाकुओं के बारे में कहा गया कि वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इससे मुतालिक अपनी राय का इजहार कीजिए। तो जवाब है, ये अरबाब हुकूमत पर जबरदस्त तंज है कि अंदरून मुल्क लूट घसोट, काला बाजारी, बदउनवानी, कत्ल और गारतगिरी,
का बाजार गर्म करने वाले किसी और मुल्क के लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने मुल्क के हैं। उन्हें मुल्क कौम की बका और अर्तका से ज्यादा अपना मफाद अजीज है। सही मानों में ये डाकुओं से ज्यादा घातक हैं। अब तीसरा यहाँ पर और आखिरी सवाल है कि दोस्तों हम फिर वहीं लौट रहे हैं जहां से चले थे। तो डाकुओं ने बंदूक की नाल पर हमारी मंजिल तय कर दी है। हम सब इसके आभारी हैं। अफसाने के इस इख्तितामी जुमलों के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। तो जवाब है, इन जुमलों में जबरदस्त गहरा तंज पोशीदा है। आजादी से पहले हम अंग्रेजों के जुल्म व सितम और जबरो इस्तेसाल का शिकार थे और आज इब्नुल वक्त अरबाब सियासत और अहलियान हुकूमत के मुफाद परस्ताना रोश की जद में हैं। हमें जिस मंजिल की तलाश थी वो आज भी हमसे कोसों दूर है। आज हम जिन नागुफ्ता बहालात से दो चार हैं उन्हीं को इक्तिदार के जाम में मंजिल करार दिया गया है। गोया उन्होंने हमारी मंजिल तय कर दी है, इसलिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा तीनों अफसाने मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर दिया करें, इससे मुझे हिम्मत होती है कि आप बहुत मुझे देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। और बहुत अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट वगैरह ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सभी जवाबों से वो भी अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। कोई भी इस अफसानों के मुतालिक आपको डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।